सर। मेजर आज सिविल ड्रेस में आंख से हुलिये में अंदर दाखिल हुआ। यस, कम इन मेजर आस। वो धीमी सी मुस्कान के साथ उसे अंदर आने की इजाजत दे चुके थे। साथ ही हाथ में मौजूद भारी नीले रंग की फाइल मेज पर रख दी। सर डेक। उसका अंदाज सवालिया और बेचैन सा था। ढीली ढाली नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। डेक को अंडरग्राउंड रखा गया है। वो संजीदगी से बोले। आज पलटने लगा था जब ऑफिसर की आवाज पर उसे ठहरना पड़ा। आस बेटा, नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, दिमाग को फ्रेश रखने और होशियार रखने को। वो उसकी आंखों में सूट टोरे देख चुके थे। वो भी उनकी बात समझ गया। सर, एमास का पहरा मुझ पर मजीद बढ़ गया है। शक हो चुका है उसे मुझ पर। ऐसे में नींद की परवाह किसे है? वो स्लीव्स फोल्ड करता आखिर में साइड स्माइल पास कर गया। हम्म। तो क्या उससे तुम्हें ऑफर नहीं दी? वो पुरसोच अंदाज से बोले। अभी तक तो नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। मजीद डिटेल अगली रिपोर्ट में दूंगा। वो मुसाफे के लिए आगे बढ़ गया। बेस्ट ऑफ लक। ऑफिसर ने हौसला वसा अंदाज अपनाया। मेजर आस मुरफ्तन मुस्कुराया था। बाहर खड़े एक आदमी से उसे चाबियां ली। वो आधे रात से सेल तक मेजर आस के साथ चलता रहा, फिर वापस उड़ गया। मेजर आस मजबूत कदम उठाता अंडरग्राउंड अहाते में दाखिल हो रहा था। सीढ़ियों पर उससे कदमों की मखसूस आवाज कुछ बुलंद हुई थी। अंदर खूब अंधेरा था, हर चीज को अपने अंदर समो लेने वाला अंधेरा। हेलो डेक। लकड़ी की कुर्सी पर दोनों हाथ हैंडल के साथ मोटी रस्सी से जकड़े और दोनों पैर भी कुर्सी की टांगों के साथ बांध रखे थे। उसका सर झुका हुआ था, लुढ़का हुआ। मेजर आस को काफी देर तक खामोशी का सामना करना पड़ा। वो आगे बढ़ा और डेक का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठा लिया। होश में आओ डेक। तुम्हें अभी बहुत से सवालात के जवाब देने हैं। डेक के जख्मी चेहरे पर एक मुक्का रस्सी दिया, अह, कराकर उससे मुंदी मुंदी आंखें खोल ली। मगर आस आलम की तरफ न देख सका। उसे सक्कत ना थी देखने की। मेजर आस आलम के ऑर्डर पर उसे 3 रोज से भूखा प्यासा रखा गया था। आस आलम ने कुछ फासले पर पड़ी पानी की बाल्टी से एक डब्बा भरा और पूरे प्रेशर से डेक के मुंह पर फेंका। वो हड़बड़ा सा गया था, फिर खांसने लगा। खांस खांस कर वो थोड़ा होता जा रहा था। होश में आ गए हो तो असल बात की तरफ आते हैं। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आस आलम एक और कुर्सी घसीट कर उससे 1 फुट के फासले पर बैठ गया। वो कुर्सी मोड़कर उसकी बैग डेक की तरफ किए, दोनों तरफ से टांगे निकाल कर बैठ गया और थोड़ी चेयर की बैग पर टिकाते डेक को सर्द निगाहों से घूरा। बताओ, मिनहाज के सोतिया में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? भारत अमेरिका में भी। बोलो। डेक को कराने और सर झटकने में मसरूफ देखकर वो दौड़ा, मगर वहां तब भी खामोशी बरकरार रही थी। डेक डियर, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं। अगर तुम शराफत से हमास के मुतालिक तमाम राज उगल दोगे तो आसानी से मारे जाओगे। वरना वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगा और मार मार कर जिंदा करूंगा। तुम्हारी रूह तक पर आबले पड़ेंगे। वो हसबनाक लहजे में बोला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मार दो मुझे। डेक की बड़बड़ाहट बहुत हल्की थी, सर भी एक जाने लटका हुआ था। बात के इख्तिताम पर वो फिर से खांसना शुरू हो गया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा? पागल नजर आता हूं मैं? पास तैश में खड़ा हुआ था, साथ ही मुखों की बरसात उसके चेहरे पर और पेट पर की थी। डेक खून उगलता दर्द से कर रहा था और चीखने लगा था। एक मेजर के जबरदस्त पंच पर उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। तुम्हें बताना पड़ेगा डेक, वरना तुम मुझे अपने साथ वहशाना सुलूक पर मजबूर कर रहे हो। पास कलेजा खतरनाक हद तक संजीदा था। वो मेरी बेटी को मार देगा। डेक फूली सांसों और खांसने के दरमियान बोला। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हकीकत सुननी है। मिनहाज इसहाक की हकीकत। वो चिल्लाया और पास पड़े लोहे की रॉड उठाकर डेक के जख्मी कंधे पर वार किया। उसकी चीखें सेल की खाली दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आ रही थीं। चंद पल का तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद वो होशो खर्च से बेगाना हो चुका था। आंखें खोलो डेक। उससे पानी का एक और डब्बा उसके मुंह पर उछाला, फिर एक और। सीमेंट के फर्श पर खून और पानी मिलकर नदी सी बह निकली थी, मगर डेक हल्की से आंखें खोलकर फिर से मूंद चुका था। ओह। मेजर आस आलम ने चीख कर एक टांग उसके पेट पर रसीद करते गुस्सा निकाला था। डेक आगे को होता फिर कुर्सी की बैग पर लटक के चेहरे के साथ बेहोश हो चुका था। मेजर आस कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल आया। बाहर खड़े आदमी ने मजबूत लोहे के दरवाजे पर मोटे मोटे ताले डाल दिए थे। वो जो अकड़ता था अपने होने पर, आज होना उसका एक अजियत है। गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। आज वो 3 दिन बाद एमाज से मिलने आया था। डेक ने उसे चंद काम सौंप रखे थे।
उनकी तकमील की इत्तला देने वो हाजिर हुआ था, मगर एमाज की तरफ से उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। 1 घंटा बाहर इंतज़ार करने के बाद उसे अंदर बुला लिया गया था। अब तो उसे हॉल का रास्ता याद हो चुका था, वरना इतने बड़े प्लाज़ा की हर मंजिल चेक करना पड़ती। वो हॉल के सिरे पर खड़ा था, अपने मखसूस खुलिये में। सामने ही सबसे ऊंचे सिंगल सोफे पर एमाज टांग पर टांग चढ़ाए एक हाथ बैग पर फैलाए बैठा था। आओ ईगल आओ, कम ऑन। मीनाज की आवाज़ से वह हैरान होता अंदर की जानिब कदम उठाने लगा। बूटों की टिक टिक हार्डवुड के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। एमाज अपनी टांग चल रहा था, उससे आगे बढ़ता देख रहा था। दाएं बाएं बड़े 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 सोफों पर 5-6 अफराद बैठे थे। उनमें से 3 अरबी रुमाल सर पर लपेटे सफ़ेद टखनों तक कुर्ते पहने थे, जबकि चौक सिले हुए थे। बैठो। एमाज ने उससे अपनी दाएं जाने पड़े सोफे पर बैठने का कहा, जहां एक 22-23 साल का लड़का पेंट शर्ट में मलबूस था और एक 40 के लगभग का भी उसी लिबास को जेबतन किए था। गोल दायरे में लगे सोफे, शीशे की दीवारें, महंगी पेंटिंग्स, रुई जैसा कालीन, जगह जगह पीछे मैट, गोल बड़ी शीशे की स्टाइलिश मेज, अरबी सराइयों से डेकोरेटेड ये हॉल बहुत ज्यादा हसीन था। ये ईगल है। हेरोइन, कोकेन, आइस, ओपियम, भंग, ट्रैंकुलाइजर्स की स्मगलिंग संभालता है। डेक ने ये सब इसके जिम्मे लगाया था। अब इनमें से एक को तुम इसका पार्टनर बना दो। मीनाज ने उन 3 अरबियों में से दरमियान में बैठे उनके ग्रुप लीडर से कहा। उसने ईगल को सरता पैर देखकर फक्त सर हिलाया था। ये ग्रुप सऊदीया से आया है, अब हमारे साथ यहीं रहेगा। और ये अमेरिका से। उससे ईगल से कहा। ठीक। उससे एमाज को देखते कहा। चलो, अब तुम जा सकते हो। ईगल को जाने का हुक्म दिया गया। हम माल का बताने आया था। ईगल मजीद बोलने लगा था जब एमाज से टांग नीचे लटकाई और दोनों घुटनों पर बाजू टिकाए हल्का सा आगे झुका। मैंने तुम्हें कहा जाओ। एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर कहा था। वो ईगल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। अच्छा सर। वो धीमा सा बोलता वहां मौजूद हर शख्स का संजीदा चेहरा देखता निकल गया। तुम सब अपने अपने हुलिये बदलो और डेकिंग स्टार्ट कर दो। 80 का काम तुम करोगे। 40 साल अमेरिकन से कहा। एंड यू आर माई राइट हैंड माई फ्रेंड। अरबी ग्रुप लीडर को देखकर अनाबी होंठों को फैलाते एमाज जोश से उठकर उससे बगलगीर हुआ था। मुकाबिल का जोश और खरोश उससे भी ज्यादा था। हबीब, इनमें से जो तुमको बेहतर लगे उसे ईगल के साथ शामिल कर दो। एमाज से उससे अलग होते तो 30-32 की उम्र के आदमियों की जानिब इशारा किया। हरब करेगा ईगल के साथ काम, और साबिर हमारे साथ। हबीब ने फैसला सुनाया। हर रूम, हर कोना चेक करो। कहीं भी खुफिया कैमरे नस्ब हैं तो बताओ। कौन है जो मेरी प्लानिंग से वाकिफ हो चुका है? एमाज से कम उम्र अमेरिकी लड़के से कहा, जिसे चंद दिन के लिए इसी काम के लिए बुलाया गया था। डिजिटल लॉक्स तोड़ने लगाने का माहिर, खुफिया कैमरों को बेनकाब करना, उन पर से लगाने वाले के फिंगरप्रिंट्स लेना और माइक्रो कैमरास एडजस्ट करना, अकाउंट्स हैक करना, प्रोफाइल डेटा जमा करना, ये सब उस लड़के के बाएं हाथ का काम था। मैवरिक, तुम मेरे साथ स्टडी में आओ। मैंने आज कहते साथ कोट का बटन लगा था, हॉल से निकलने लगा। मैवरिक भी उसके पीछे ही चल दिया था। 1 हफ्ते बाद। अभी हम छत पर जा रहे हैं, वहीं ले आइएगा चाय। नीलम 2 मोटी मोटी किताबें उठाए, पेन थामे, कुछ रफ पेपर्स लिए सीढ़ियां चढ़ती ऊंची आवाज से बोली। अच्छा। साइका की भी चिल्लाती आवाज आई थी। ऊपर पहुंचकर चारपाई पर किताबें रखे उसने सुहानी शाम को देखा। 2 दिन कबल उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, मगर होफ बतदरीज कायम था। उससे साथ वाले घर में झांकने के लिए पास पड़ी ईंट अपने नाजुक गुलाबी होते हाथों से बामुश्किल उठाई। आग की आवाज के साथ ईंट नीचे रखी और सुर्ख होती लंबी मरोती उंगलियां देखी। उन पर फूंक मारती वो ईंट के ऊपर खड़ी हो गई। नीचे झांका जहां टाइगर पुशअप्स लगा रहा था, सफेद ढीली स्लीवलेस शर्ट में मलबूस संगे पैर। ये भी कोई वक्त है एक्सरसाइज करने का? नीलम ने बड़बड़ाते हुए अपनी छत पर कुछ तलाशने के अंदाज से नजरें दौड़ाई, फिर ईंट से नीचे उतरकर 2-3 मुट्ठी बजरी के टुकड़े उठाए और फिर सांप का जगह पर आ खड़ी हुई। एक आंख बंद करके उसे छोटे से कंकर से निशाना लिया जो ठीक टाइगर की कमर पर लगा था। नुकीला कंकर दूर से फेंकने पर बड़ी जोर से चुभा था। कमर पर हाथ मारता वो सीधा बैठ गया था। अब नजर आसपास की छतों पर
ये कार्रवाई करने वाले फर्द को तलाशने लगी थी जब उसकी नज़र हल्की नौरंगी आंचल पर पड़ी और फिर उससे होती हुई मेरे की रंगत और सब्ज आंखों वाली गुड़िया पर ठहर गई। नीलम ने जोशो खरोश से हाथ हिलाया था। टाइगर ने आंखें सुखेड़ कर उसे देखा और फिर दोबारा से अपने साबका मशगले में गुम हो गया। नीलम ने एक और कंकर मारा मगर अब की बार वो निशाने पर नहीं लगा था। अजीब बदतमीज लड़की है। वो बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने जॉगर्स एक हाथ में थामे वो नीचे जाने लगा था जब नीलम बेख्तियार चिल्ला उठी, प्लीज रुक जाए। उसकी आवाज़ टाइगर के कानों से टकराई थी। उसे सर उठाकर देखा। नीलम भी उसकी जानिब ही देख रही थी, इल्तिजा करती आंखों से रुक जाने की फरियाद करती। उसकी निगाहें उस सर्दमिजाज शख्स के चेहरे के वालाहाना तौआफ कर रही थीं। गुड़िया, साइका की आवाज़ से वो फौरन होश में आती पलटी थी। जी जी आप ही। उससे डिश थामे चारपाई के पास खड़ी साइका को देखा। ये किताबें हटाओ अपनी, क्या फैलावा डाल रखा है, मुझे डिश रखनी है। उसके झुंझला के कहने पर उससे फौरन ईंट पर से छलांग मारते सारे पेपर्स और किताबें समेटी। क्या झांक रही थी? संजीदगी से पूछा। वो नीलम उंगलियां मरोड़ने लगी। साइका ने उससे घुरा और फिर दूसरी छत पर देखने लगी जहां अब कोई ना था। चलाओ चाय पियो और पढ़ाई करो, कल रीटेस्ट से तुम्हारा, और तुम्हें ताका झांकी से फुर्सत नहीं। वो टपकने के अंदाज से बोलती चारपाई पर आ बैठी थी। जी। वो मिनमिनाते हुए किताब खोल चुकी थी। इस बार कोशिश क्यों नहीं की तुमने महनाज? अभी अपने लैपटॉप पर चंद आदमियों की तस्वीरें देखते पूछा। वो पैंट शर्ट में मलबूस साफ उर्दू बोलता कहीं से सऊदी का रिहायशी नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि इस बार सिक्योरिटी पहले से भी सख्त होगी। मैंने 2-3 और जामियात में भी कोशिश की, मगर इस बार तमाम फोर्सेस अलर्ट हो चुकी हैं। कोई हमलावर, कोई गार्ड अंदर नहीं जा सकता। और सबसे हैरान कुन ये कि इस बार डिपार्टमेंट्स में टेस्ट का इंतज़ाम किया गया, ना कि बाहर कैंपस में। अब जामिया के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में एक एक हमलावर भेजना, ये एक मुश्किल काम था, जबकि डिपार्टमेंट्स होते भी फासले पर हैं। एमाज भी लैपटॉप पर ही कुछ टाइप कर रहा था। पास पड़ी डायरी का डेटा शायद उतार रहा था। दोनों के बीच मेज पड़ी थी। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? हबीब ने लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी नसें हटाकर मिनाज इसहाक के दिलकश चेहरे की जानिब देखा। हार? और मैं? हबीब, मैं इस लफ्ज़ के माने से भी अनजान हूँ। डोंट यू वरी। ओरिएंटेशन डे पर 2-3 बंदे जामिया में घुस जाएंगे, 5-6 स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। खौफ फिर तलबा में जड़ पकड़ लेगा। उनको सुकून का सांस तो मैं लेने नहीं दूंगा। मिनाज ने सर्द लहजे में कहा। मुझे हैरत है कि वो लड़का पूरा प्लाजा चेक करके जा चुका है। कोई कैमरा, कोई वॉइस रिकॉर्डर, कुछ भी नहीं मिला। फिर कैसे किसी को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल सकता है? इससे पहले कि एमाज हबीब के जवाब में कुछ कहता हूँ कि सड़ी के दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन। उसे तासुआत से इजाजत दी। सर हम। ईगल जल्दी से अंदर आता बोला। शट अप। तुम बिला इजाजत स्टडी तक आए कैसे? मिनाज गुस्से से दरियाफ्त करने लगा। सर हम तो पहले भी। एमाज से काट डाल लहजे में उसकी बात काटी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। तुम डेक की शह पर दंदनाते फिरते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर गार्ड्स इजाजत ना दे तो तुम अंदर नहीं आओगे। नाउ लीव। मिनाज पहले उसके चेहरे की जानिब देखकर सख्ती से बोला, फिर जाने का कहकर दोबारा अपने लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। इस तमाम दुरानी में हबीब खामोशी से अपना काम जारी रखे था। ईगल कुछ खफीफ सा उधर चलने लगा जब एमाज से उससे पुकारा। तमाम डीलिंग्स, पेमेंट्स और दूसरा हिसाब हरब को बताया करो। आज से तुम उसके अंडर काम करोगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसका लहजा फोन करता हुआ था, फिर उंगली से निकल जाने को कहा। ईगल शिकस्ता और अफसरदा कदमों से एमाज प्लाजा से निकल गया। गुड़िया, तुम्हारी फ्रेंड्स आ गई हैं, जल्दी नीचे आओ। साइकिल ने सीढ़ियाँ उतरते कहा। वो भी उसकी तैयारी मुकम्मल करके रूम से निकली थी, मगर नीलम अब तक अंदर थी। आई आप ही। उसे लाइट पिंक ग्लोव्स होंठों पर लगाते, कानों में मूंग की दाल जितने टॉप्स पहने, सफ़ेद चमकते मोतियों की स्टाइलिश वॉच उठाते, दुपट्टा कंधे पर डाला और सीढ़ियाँ उतरने लगी। सुरानी में वो वॉच पहनकर दुपट्टा शानों पर फैला चुकी थी। सी ग्रीन एंड ब्लैक कंट्रास्ट शर्ट और शिफॉन के दुपट्टे के साथ ब्लैक चूड़ीदार पजामा पहने वो गजब ढा रही थी। ए नीलम, आ गई आ गई। वो तकरीबन भागती हुई आई और रातारी में पड़े जूतों के रैक से एक डब्बा निकालकर उसमें से सैंडल निकालने लगी। गजब खुदा का है। तू पढ़ने जा रही है कि शादी पर? दादो उसके पीछे खड़ी चिल्लाई। आज ओरिएंटेशन है दादो। नीलम ने झुककर सैंडल चढ़ाई।
इधर आ। दादू ने उसे अपने पास बुलाया। वो मुंह बनाती सैंडल पहनकर उनके पास आ खड़ी हुई। अल्लाह नजरे बद से बचाए। दादू ने उसके चेहरे पर ऊपर से नीचे फूंक मारते दुपट्टा उसके सर पर टिका दिया। नहीं लगती हमें नजर। वो जल्दी से कहती दुपट्टा झटकती बाहर निकल गई, जहाँ एक टैक्सी में उसकी 3 सहेलियां पहले से ही तैयार उसके इंतजार में सड़ रही थीं। और हुसन की उस सेवी को जलवे बिखेरते देखकर सबको अपनी घंटों की मेहनत जाया होती महसूस हुई। वक्त पर पहुंचने पर उन्हें ऑडिटोरियम में सेकंड रो में सीट्स मिल चुकी थी। एसी की ठंडक में हल्की म्यूजिक के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। फिर वीसी आया, उसने निश्चित संभाली और चीफ गेस्ट के बाद HECQAA कमेटी की टीम अंदर दाखिल हुई। 5-6 अफराद थे, 3-4 यंग और 2 कुछ दरमियानी उम्र के थे। पेंट कोट में मलबूस कीमती जूते, ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू, डिसेंट लुक्स में वो सब कमाल के लग रहे थे। उन सब ने पहली रो की नशिस्तें संभाली थी। उनकी तरफ बैठने वाला पूरे कंधों तक आते बालों को पीछे सेट किए हुए था। उनकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो सब उसमें बहुत जच रहे थे। उसी रंग की मूछें भी काफी घनी थी। नीलम को उसकी मूछें जरा ना भाई, कितना डैशिंग बंदा है। एंड हिज मुस्टैशेस, ओह माय गॉड, कितनी सूट कर रही है इस पे। महक ने फिदा होने वाले अंदाज से कहा। बस बस, गांव के वडेरी टाइप लोगों की तरह। महक, ओ महक। नीलम ने फर्सी मूछों को मरोड़ते नकल उतारते उसका नाम लिया। उसकी इस अदा पर पूरा ग्रुप हंस पड़ा। उनकी हंसी आसपास के स्टूडेंट से भी सुनी थी। कितनी ही बेख्तियार नसें हुस्न की उस बेनियाज पैकर पर जमी रह गई, मगर वो फिर भरपूर इत्मीनान से बैठी मुस्कुराई जा रही थी। तकरीब जारी थी और हर कोई उसको एंजॉय करता अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेपनाह ख्वाब देख रहा था। स्टूडेंट्स, देख लिया आपने कि किस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज किया और पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई। एक बार इस मुल्क के अदब व एहतराम में खड़े हो जाइए। आज हम मौत से बचकर इस ऑडिटोरियम में जमा हैं तो सिर्फ इस मुल्क के मुहावजों की वजह से। अपने मुल्क पर फख्र करें और उसकी सलामती के लिए दवा को रहें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेशनल एंथम कौमी तराने। के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तें छोड़कर खड़े हो जाएं। तमाम स्टूडेंट्स, वीसी, चीफ गेस्ट, टीम मेंबर्स सब खड़े हो चुके थे। तराना शुरू हो चुका था। अगर पूरे ऑडिटोरियम में कोई बैठा था तो वो नीलम इब्रार। नीलम, तुम्हें नेशनल एंथम नहीं सुनाई दे रहा? मैं एक दबे दबे गुस्से से घुराई, मगर वो टांग पर टांग जमाए च्युइंगम के गुब्बारे फोड़ती बेनियाजी से स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। सुनाई दे रहा है, कमाली बेनियाजी से जवाब आया। तो कौमी तराने के अदब में खड़े होना तुम पर फर्ज नहीं है? चुपता हुआ सवालिया अंदाज था। बिल्कुल भी नहीं, यह अदब व एहतराम तुमको मुबारक। लापरवाही से जवाब देते एक और गुब्बारा फोड़ा गया। NECQAA कमेटी का वो पूरे बालों वाला मेंबर उससे ही घुरा था। उसके तासुरात ऐसे थे जैसे अभी नीलम को उठाकर ऑडिटोरियम से बाहर फेंक देगा। चूंकि वो अगली नशिस्तों में से एक पर खड़ा था, तभी उससे मुड़कर देखा था। उसकी खुर्दी आंखें नीलम के दिलकश चेहरे पर जमी थी। सट निगाह में नागवारी के तासुरात साफ नुमाया थे। ये आंखें वो कैसे भूल सकती थी? स्याह मास्क में से झांकती 2 आंखें उसके सामने छट से आईं और गायब हुई थीं। घबराइए मत, हम आपके मुहाफिज हैं। गंभीर भारी लहजा उसके समाज से टकराया। खून गोलियों की आवाज़ें बेसुध बढ़ा एक वजूद और धड़ाम की आवाज़ पैदा कर दी। सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी लाश। उसके माथे पर पसीने के कतरे ऊपर चुके थे, लब कपकपाने लगे थे। उसका सिर हाथ से छुटकर गिर चुका था। कान साए साए करने लगे। आंखों में बस वही 2 आंखों का अक्स उभर रहा था। वो मेंबर कब का सीधा हो चुका था। तराना खत्म हो चुका था। सब दोबारा अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे। नीलम, तुम्हें क्या हुआ है? लट्ठी की मानिंद सफेद पर्दे उसके चेहरे को देखकर महक ने पूछा। कुछ नहीं, नीलम ने पसीना साफ करते कहा। साथ ही नसें स्टेज पर टिका दी जहां उन्हें आइंदा शेड्यूल से आगाह किया जा रहा था। तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि बैक डोर ओपन मत करें, फ्रंट डोर से बाहर जाएं। माइक में गार्ड बार बार यही अल्फाज कह रहा था। ऑडिटोरियम अच्छा खासा बड़ा था। ऐसे में 6 दरवाजे पोर्शन वाइज लगाए गए थे, मगर जाने क्यों सिर्फ फ्रंट डोर का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखते ही देखते स्टूडेंट्स कम होने लगे। नीलम उठो, यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? महक ने उससे कंधा झिंझोड़ा। चलो। महक की नसें अब भी उसी शख्स पर थी।
मगर वो हाथ में थामे सेल फोन पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। फिर रुक जाता और होंठों पर 2 उंगलियां रखकर कुछ सोचने लगता। फिर टाइपिंग स्टार्ट कर देता। नीलम उसे हंसने बजाती स्टूडेंट्स के साथ बाहर जाने वाली कतार में घुस गई। अभी बाहर निकली ही थी कि आउच! उसके पीछे मुझे लड़की ने जानबूझकर कोनी मारी थी। ओह सॉरी। अब शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। आर यू ब्लाइंड? नीलम चीखी। मैंने सॉरी कहा तो है। लड़की को छेड़ना भारी पड़ने लगा। ऑडिटोरियम से निकलने वाले चंद स्टूडेंट्स भी उनकी जाने मतवज्जा हो गए। पहले जानबूझकर थर्ड क्लास हरकतें करते हैं, फिर सड़ी शक्ल से सॉरी करने लगते हो, इडियट। वो अपनी सुना का हूँ करती शाने से फिसलते दुपट्टे को टिकाती आगे बढ़ गई, जबकि वो शक्ल से लड़का शर्मिंदा शर्मिंदा खड़ा ही रह गया। नीलम, हर किसी से पंगे मत लेने बैठ जाया करो, आशी ने नागवारी से कहा। हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वो तब कर बोली थी। वहशत हो रही थी उससे अपने आसपास मौजूद लोगों से। सिर्फ लड़के ही लड़कियां भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे म्यूजियम में रखा कोई हसीन संगी मुजस्मा हो। उसे गुस्सा आने लगा। ख्वामखा तैयार हो गई। यार, क्लासेस तो रमजान के बाद शुरू होंगी, 3 दिन बाद पहला रोजा है। क्यों ना उससे पहले कोई घूमने का प्रोग्राम बना ले, कोई हॉरर टाइप जगह। बीना ने जल्दी से कहा, मुबादा कोई तल्ख कलामी ना हो जाए। यार, महोटा पैलेस जाते हैं, ऐसा जबरदस्त म्यूजियम है और उसके बारे में काफी कुछ सुन भी चुके हैं। महक ने चहक कर कहा। वैसे भी उसे तारीख से बहुत लगाव था। बातों बातों में वो लोग कॉरिडोर से निकल चुके थे, आगे डिपार्टमेंट से। वो ही मोटा पैलेस जिसके बारे में इंग्लिश के सर ने बताया था। लेकिन यार, वो तो हिस्टोरिकल जगह है, 1927 में तामीर किया गया, फिर बड़े सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। पहले राजस्थानियों का अड्डा था, फिर म्यूजियम में बदल दिया। और भी जाने क्या क्या तारीखी वाकयात जुड़े हैं उस जगह से। नीलम उकताए हुए लहजे में बोली। कम ऑन, हिस्ट्री पढ़ने में इतना मजा आता है, महक बहस करने के अंदाज से बोली। हाँ हाँ, मजा, टू मच बोरिंग सब्जेक्ट। ये लीडर 1887 में पैदा हुआ, 1920 में मर गया, 1900 में अमेरिका पढ़ने गया, 1910 में ये अवार्ड लिया। हिस्ट्री पढ़ने में नहीं है डियर, हिस्ट्री का पार्ट होने में मजा आता है। नीलम ने जैसे मैदान मार लिया था। यार, बहस बंद करो सब और कल का रिमाइंडर सेट कर लो, 2 बजे तक निकलेंगे, 6 बजे तक रश रहता है म्यूजियम में। आशी ने कहा। हमारा सेल फोन? नीलम जैसे अभी कोमा से उठी थी। ओह नो, यार ओडी में ही रह गया। याद आने पर रूहान से लहजे में बोली। प्लीज नीलम, अब मैं इतना चलकर वापस नहीं जाने वाली। महक ने हाथ खड़े किए। मैं भी सॉरी यार, दफा हो सब। सबके मुआवजत करने पर वो पैर पटकती वापसी को कदम उठाने लगी। हम अपना डिपार्टमेंट विजिट करने जा रहे हैं। आशी ने पीछे से हाँक लगाई। जहन्नुम में जाओ, वो चिल्लाती हुई गुस्से से तेज तेज कदम उठाती ओडी की तरफ जाने लगी। कॉरिडोर का सन्नाटा बता रहा था कि तमाम स्टूडेंट्स जा चुके थे। तुम बहुत उश्मिजाज हो, हद दर्जा के बदजोक हो मिनहाज। अभी सुगार पीते हुए लकड़ी की कुर्सी पर टेक लगाए बैठा बोला। राइफल का मैगजीन चेक करके लगाते माँ से सवाल निगाहों से उसे देखा। वो और हबीब जंगल की तरफ शिकार को निकले थे। हबीब को इतना शौक न था। मैवरिक भी अस्सी के काम में मसरूफ नहीं आया था। तमाम गार्ड्स गोलदारे नुमा अंदाज में अलर्ट खड़े थे। अजीबो गरीब जानवरों की आवाज़ें सफ़ेद थे और चीड़ के दरख्तों के झुंड में और बुलंद हो रही थी। हल्की हल्की धूप निकली अजीब ख्वाबनाक सा मंजर पेश कर रही थी। यार, कोई अरबी डांस होता है, कोई बैले डांस होता है। तुम्हें पता है, अरब औरतें इतना जबरदस्त बैले डांस करती हैं कि बंदा मदहोश हो जाता है। आई रियली मिस दैट। वो शोही से कहता कश पे कश चढ़ाए जा रहा था। यहाँ भी बहुत सी ऐसी खराफात मिलेंगी तुम्हें, लेकिन मेरा मुखलिस मशवरा है कि उन सब से दूर रहो। एमास राइफल टारगेट पर सेट कर दे बोला। सामने ही हबीब बैठा था, एक खूबसूरत शेर जो हबीब ने पाल रखा था। अब उससे मैनाज को गिफ्ट कर दिया था। हर रोज़ वो एमास के सामने हबी हबी करता रहता और बताता कि ये उससे कितना अजीज है। हब्बी में मेरा जान बसता है। उससे कानों में हबीब की आवाज़ पड़ी। ट्रिगर पर उसका दबाव बढ़ने लगा था। हबीब टारगेट पर था। हबीब कश लेता मजीद सिनफे नाजुक के बारे में राय दे रहा था। ठा एमास की राइफल से निकली बुलेट की आवाज़ काफ़ी जोरदार थी। शाहों पर बैठे ऊँगते परिंदे फौरन आसमान की जानिब उड़ान भरने लगे। आसपास खड़े गार्ड से भी शिकार को अफसोस से देखा था। शिकारी तो था ही बेरहम,
सालिम और मगरूर हबीब जैसे सकते के आलम में बैठा था। एमाज से राइफल नीचे की और नापी होंठों को सीटी के अंदाज से सुखेरते तड़पते हुए हबीब शेर के पास जा बैठा। अगर वो हबीब का पालतू ना होता तो एमाज के निशाने पर ही चुकन्ना हो जाता। मगर अफसोस, आज एक जानवर को भी इत्मीनान की खुशगुमानी ले डूबी थी। मिनहाज हबी के पास बैठ गया और बेगार्ड्स को इशारा किया, उससे रिवॉल्वर उछाला। एमाज से उसे कैच करते हुए हबीब का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा मैगजीन खाली हो चुका था। हबीब एमाज की पुश को घूर रहा था, मगर वो धुंधली होती जा रही थी। गर्म सयाल उसकी आंखों से बहता चला जा रहा था। एमाज से उसकी उखड़ी खाल को तेज धार छुरे से छील लिया, फिर गोश्त पर मुक्की रसीद करता रहा। चंद कतरे उसकी सफ़ेद तनी गर्दन पर भी गिरे थे। हाथ घुसाकर शरर की आवाज़ से उससे अंदाज़न हबी का दिल निकाल लिया। वहाँ खड़े तमाम गार्ड्स को इस मंजर से कराहत आई थी। उनकी नज़रें ज़मीन पर जम गई थीं। दरिंदा सिर्फ शख्स इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ था। ये तुमने क्या किया एमाज? हबीब सदमे से चूर लहजे में बोला। हब्बी, शेर का दिल अभी तक उसके हाथ में फड़फड़ा रहा था, धड़क रहा था। लाल रंग का मादा उसका पूरा हाथ रंग चुका था। यही नहीं, बल्कि खून की नदियां उसकी कलाई से होती कोहनी तक जा रही थीं। मगर वो गोश्त के उस टुकड़े को दबोचे हुए था। बड़ी बेरहम गिरफ्त थी उसकी। ये मेरा फेवरेट लॉइन शेर था, मेरा चहीता। महनाज कितने दिल से मैंने तुम्हें ये गिफ्ट किया था, और तुमने क्या किया? मेरे हब्बी को मार दिया। क्या मिला तुम्हें हब्बी को मारकर? अभी की आंखें नम थीं, लहजे में तड़प थी। एमाज हंसने लगा, फिर ये हंसी कहकों में बदल गई, फिर कहकों की आवाज़ बुलंद होती चली गई। वहाँ मौजूद हर शख्स को उन खोखले कहकों से वहशत महसूस हुई थी। सफ़ेदे के दरख्तों से टकराते ही कहके अजीब दहशत कायम कर रहे थे। हाँ हाँ, फेवरेट चहीता। तुम्हें पता है वो मेरी फेवरेट थी, मेरी चहीती। इस मुल्क के जानवरों ने मार दिया उसे, तब मैं भी रोया था, बिल्कुल इसी तरह, बल्कि तुमसे भी ज्यादा। मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा मेरे आंसुओं से, जैसे आज मुझे नहीं पड़ा तुम्हारे आंसुओं से। वो अजीब सी दीवान की आंखों में समोए कह रहा था। जब मेरी फेवरेट चीज मेरे पास नहीं है, तो किसी के पास उसकी फेवरेट चीज नहीं होनी चाहिए। वो फैसला कुन अंदाज में सख्त बर्फीले और बेलचक लहजे में कहता उठ गया। अब वो उस कुर्सी पर आ बैठा जहाँ पहले हबीब बैठा था। एक गार्ड पानी की बोतल लाए उसके हाथ धुलवा रहा था, तो एक तौलिया पास लिए खड़ा था। हब्बी। हबीब घुटनों के बल बैठा रोते हुए बेसुध उधड़ी खाल और बगैर दिल के शेर को देख रहा था। हब्बी। वो रो रहा था। उसके चेहरे के पास मौजूद बालों को छूते वो क्रिया जारी में मसरूफ था। कितने शौक से उसके बालों की कंघी करता था। एमाज छोटे से सफ़ेद तौलिए से हाथ पोंछता मुतमिन सा बैठा, जैसे किसी फिल्म का पसंदीदा सीन मुलाहिजा कर रहा हो। कहते हैं कि वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर। गलत कहते हैं। कई बार सदियां भी बीत जाती हैं, मगर हम वहीं कहीं खड़े रहते हैं। जख्म ताज़ा ही रहते हैं, खून रिसना बंद नहीं होता। जाने क्यों सदियां गुजरने पर भी वो खून जमता नहीं है, बहता चला जाता है।